नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमारे 5 से 6 वीडियो आ चुके हैं। हिंदी भाषा का विकास और उसके बाद वर्णमालाएं हमने आपके सामने इससे पहले प्रस्तुत की थी। इसके बाद दोस्तों हमारा आज हम विराम चिन्हों के बारे में बात करेंगे, यानी कि विराम चिन्हों से भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि अल्पविराम क्या होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले अधिकतर एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। संभव है कि आगे भी आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज हम वर्णमाला या फिर विराम चिन्ह कहें तो एक वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद जाके हम फिर नया चैप्टर आप लोगों के सामने शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जब आप लोग थ्योरी सेशन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग ऑप्शनल ज़रूर देखें, क्योंकि ऑप्शनल की भी राजपाल सिंह सीरीज हमारी बनी हुई है। जो ऑप्शनल की प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसका भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम विराम चिन्हों के बारे में। तो देखिएगा, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या फिर रुकना। ठीक हो गया दोस्तों। विराम चिन्ह का जो हमारा शाब्दिक अर्थ है उसे क्या कहा जाता है? हमारा या तो ठहराव या फिर हम रुकना कह सकते हैं, किसी क्षण के लिए रुकना या फिर ठहराव। ठीक हो गया। तो पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अच्छा, कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार शब्दों और वाक्यों के परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारे कांता प्रसाद गुरुजी थे, उन्होंने क्या कहा कि शब्दों और वाक्यों में जो परस्पर संबंध बताने के लिए या फिर किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने के लिए या फिर पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही क्या कहा गया? विराम चिन्ह कहा गया। अब देखिएगा, कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 है। अच्छा दोस्तों, देखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हमारी कितनी होगी? 20 है। लेकिन क्या कहता है, इनके अनुसार विराम चिन्हों की अंग्रेजी भाषा में लिया गया। अच्छा दोस्तों, इनके अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। जो कांता प्रसाद गुरुजी हैं दोस्तों, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं कि जो हमारे विराम चिन्ह है इनको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और जो हमारे विराम चिन्ह है उनकी संख्या 20 है। कहते हैं कौन? कांता प्रसाद गुरुजी। देखिएगा, यदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो, यानी कि रोको मत जाने दो को क्या कहा गया है? रोको मत जाने दो। विराम चिन्ह का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, अल्प विराम का प्रयोग इसमें किया गया है। तो पहला जो उदाहरण है वो क्या कहता है कि रोको मत जाने दो, यानी कि किसी को रोकने की बात हो रही है कि उसको मत जाने दो कह रहा है। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? रोको मत जाने दो, यानी कि विराम चिन्ह गलत जगह पर लगा तो रोको मत, उसे जाने दो, इस तरीके को उसको समझा जाएगा। फिर देखिएगा, पहले वाक्य का अर्थ है कि उसे रोक लो और उसे जाने मत दो, जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ है कि उसे रोको नहीं बल्कि जाने दो। इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। अब अगर हम बात करेंगे अल्प विराम या फिर अल्प विराम जो चिन्ह है उसके बारे में, तो देखिएगा, अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा और विराम का अर्थ है रुकना। अच्छा दोस्तों, अल्प का मतलब थोड़ा हो गया और विराम का मतलब आप लोगों ने देख लिया रुकना होता है, अर्थात अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। फिर देखिएगा, वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आए और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो तो उनको हमारा क्या कहते हैं? अल्प विराम। उनके बीच अल्प विराम लग जाता है। फिर देखिएगा, जैसे राम श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे इसमें क्या आई? संज्ञा आई। संज्ञा में हमारे कौन से शब्द आए? राम आया, जैसे श्याम आया, किसी व्यक्ति विशेष के हमारे नाम आ रहे हैं। तो राम और श्याम के बीच में तो हमारा क्या लग गया? एक अल्प विराम लग गया। और घनश्याम, तो दोस्तों हमने और का प्रयोग किया है तो हम यहाँ पर क्या नहीं करेंगे? अब अल्प विराम नहीं लगाएंगे। लेकिन अब दो या तीन जो है, जब हमारे क्या आएंगे? संज्ञा शब्द आएंगे तो उनके बीच में हमारे क्या लग जाती हैं? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमें ये जो राजपाल सिंह जी के जो राइटर हैं ये हमें समझाना चाह रहे हैं। फिर देखिएगा, शिवम राहुल अभय और राजपाल विश्वविद्यालय में है। अब देखिएगा, शिवम राहुल अभय और राजपाल ये हमारे क्या होंगे? संज्ञा शब्द होंगे, जो क्या कह रहा है? विद्यालय में है, तो इनके बीच में क्या लगा? हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अच्छा दोस्तों, अब अल्प विराम के जो हमारे नियम है, अगर यदि उनके बारे में देखें तो क्या कहता है? अल्प विराम के प्रयोग संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो, वहां पर भी अल्प विराम होता है। जिसको जो जहाँ पर हमारा और शब्द का भी प्रयोग जहाँ पर होगा, संयोजक अव्यय के बीच में जहाँ पर और शब्द का प्रयोग भी हो रहा है, तो या फिर आने की उम्मीद हो कह रहा है, तो वहाँ भी हमारा क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। जैसे सोनल जी रोज आते हैं और टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, जैसे कि सोनल जी रोज आते हैं, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आया? हमारा और शब्द आया।
ठीक हो गया। और शब्द आया सोनल जी, हमारे क्या हो गई, एक संज्ञा शब्द है हमारा। तो सोनल जी रोज़ आते हैं और सोनल जी रोज़ आते हैं, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं, इस तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे। अगर नियम दूसरा देखें तो यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इससे आदि आए तो इनसे पहले अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, जब किसी वाक्य के या फिर अव्यय शब्द के बीच में क्या आता है हमारा, किंतु आता है, परंतु आता है, इसलिए आता है, या फिर क्योंकि, लेकिन, अतः, इससे, ऐसे जब शब्द आते हैं तो उनसे पहले क्या लगता है दोस्तों, अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। शायद इससे पहले अगर आप लोग को ये पता नहीं होगा तो ये आज पता चल गया। फिर देखिएगा क्या कहता है, जैसे कि मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा। अब देखिएगा उसने क्या कर दिया, अल्पविराम लगा दिया, परंतु वह नहीं था। क्या कहा था, नियम क्या कहा था दूसरा आपको, कि किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, जब भी हम ये शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले क्या लगा देंगे, अल्पविराम लगा देंगे। तो सेम वही चीज़ कर रखा है कि मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा, अब ठहराव आ गया है। फिर देखिएगा परंतु वह नहीं था। आज मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि वहाँ प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलने दी। ठीक हो गया। अच्छा, नियम थर्ड क्या कहता है दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे हैं तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्पविराम लगाते हैं। अब क्या कह रहा है कि जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या फिर उसके संवाद लेखन को लिख रहे हों तो उससे पहले हमारा क्या लगेगा, अल्पविराम लगेगा। कहता है जैसे देखिएगा, नेताजी ने कहा। अच्छा अब दोस्तों इसमें नेताजी हमारे कौन है, नेताजी से कोई मतलब, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी को हमारा क्या कहा जाता था, नेताजी कहा जाता था। तो नेताजी ने कहा, उसके बाद क्या लग गया यहाँ पर हमारा अल्पविराम लग गया। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आवाज आज़ादी दूंगा। इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, जैसे तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किसने कहा, तिलक जी ने कहा। कहने का मतलब जो तीसरा नियम था वो क्या कहते हैं, जब व्यक्ति उक्ति या फिर संवाद लेखन लिखे जा रहे हों तो उससे पहले क्या कहा जाएगा, अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा, बताया गया था। फिर देखिएगा, अब हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों की जो संख्या है वो कितनी है, अगर उसको देखें तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, अल्पविराम आता है, जिसका साइन आपको पता है इस तरीके का होता है। उसके बाद अगर अर्धविराम देखें तो दोस्तों अर्धविराम का हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद उपविराम जो होता है दोस्तों, उपविराम में हमारे इस तरीके का देखने को मिलता है। पूर्ण विराम में एक पूरी डंडी खींचते देखने को मिलती है। विस्मयादि बोधक में पूरी डंडी खींची रहती है, लेकिन नीचे एक बिंदा हमारा उस पर तल बिंदु देखने को मिलता है। निर्देशक या डैश में देखें तो दोस्तों निर्देशक या डैश में हमारी थोड़ी सी लंबी होती है। अब विवरण चिन्ह भी सेम होता है दोस्तों, निर्देशक और विवरण सेम होता है, लेकिन क्या होता है हमारा जो विवरण होता है वो थोड़ा सा हमारा छोटा होता है और जो हमारा निर्देशक होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पहले एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। कोष्टक आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें हंस पद की तो दोस्तों हंस यानी कि त्रुटि के लिए भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो त्रुटि के लिए हम इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, विवरण के लिए आप लोग इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर पाँच चिन्ह के तो दोस्तों ये ऊपर पे लगेंगे, हमारे शब्दों के ऊपर पे लगते हैं, उनको हम पाँच चिन्ह कहते हैं। लाघव या फिर संक्षेप की बात करें तो दोस्तों लाघव संक्षेप के लिए हम ऐसे ऐसे करके इनका प्रयोग करते हैं। वहीं अंग्रेजी में लाघव के लिए हम डॉट 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 का प्रयोग भी करते हैं। ठीक हो गया। फिर देखिएगा पुनरुक्ति के लिए हम क्या करते हैं, पुनरुक्ति के लिए इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। उद्धरण चिन्ह के लिए हम दोस्तों उद्धरण हमारा इस तरीके से लगता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम इस तरीके से करेंगे। फिर ये डबल इनवर्टेड कहें, फिर सिंगल इनवर्टेड कहें, इसको इस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा दोहरा उद्धरण चिन्ह के लिए ये हो गया, एक हरा के लिए हमारा ये होता है। फिर देखिएगा अगर बात करें योजक चिन्ह की तो दोस्तों योजक चिन्ह हमारा किस तरीके का होगा, योजक चिन्ह हमारे केवल इस तरीके का डैश में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों योजक और विवरण दो अलग अलग चीज़ें, विवरण आप लोग इस तरीके से देखिएगा और योजक को आप लोग इस तरीके से देखेंगे, और निर्देशक आपका थोड़ा सा लंबा होगा, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करें लोप चिन्ह की तो दोस्तों लोप सूचक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने क्रॉस का कर दिया या फिर हमने डॉट 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 का कर दिया कॉमा करके, या फिर हम क्या कर दिया उसको प्लस 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 के जो साइन लेते हुए आगे चलते हैं, इस तरीके से हम लोप चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर विकल्प सूचक के लिए हम क्या करते हैं, जो आप स्लैश करते हैं, जो विकल्प सूचक है उसके तिरछी रेखा हम इसको कहते हैं। तुल्यात्मक जो सूची होती है दोस्तों, इनके तुल्यात्मक कहने का मतलब किसी से तुलना कर रहे थे, बराबरी कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह आ जाएगा, हमारा बराबर का चिन्ह आ जाएगा। टीका सूचक पद तारक चिन्ह या फिर फुट नोट के लिए हम स्टार प्लस या फिर प्लस के नीचे हम क्या कर देंगे, प्लस के नीचे इस तरीके से हम लोग एक तिरछी लाइन या फिर 1,2,3 या फिर टीका सूचक शब्दों के लिए हम इस तरीके से इनका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा समाप्ति सूचक के लिए हम क्या करते हैं, समाप्ति सूचक के लिए दोस्तों ये हमारा एक तरीके से डैश रहता है, यहाँ से इस तरीके से हम उसका प्रयोग करेंगे समाप्ति सूचक के लिए। फिर देखिएगा दीर्घ उद्धरण चिन्ह, जो दीर्घ उच्चारण चिन्ह है दोस्तों, दीर्घ उच्चारण के लिए हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे, यानी कि आधा एस टाइप का जो हमारा बना है दीर्घ उच्चारण के लिए हम इस टाइप का प्रयोग करते हैं। वहीं पाँच चिन्ह की बात करें दोस्तों, पाँच चिन्ह यानी कि चंद्रबिंदु का प्रयोग हम इस तरीके से करेंगे। फिर देखिएगा अगर बात करें दोस्तों इनके नियम की,
अब अर्धविराम हमारा आ चुका है। इससे पहले हमने नियम 3 तक हमने अल्प विराम को पढ़ा था। अब अल्प विराम के अगर नियम 4 को पढ़ें तो दोस्तों क्या कहता है कि जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहाँ भावों पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनो सुनो वह आ रहा है, देखो देखो बारिश हो रही है। क्या कहा था कि पुनरुक्ति, शब्दों की जहाँ पर पुनरुक्ति होगी वहाँ पर क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। चलो चलो ट्रेन आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, नियम 5 देखें तो क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति को संबोधन किया जाए तो संबोधन वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अब मैंने कहा अभय तुम कल क्या कर रहे थे, या फिर अभय तुम कल क्या कर रहे हो, तो दोस्तों अभय के बाद क्या लगा, संबोधन कर रहा है यदि किसी व्यक्ति विशेष को, तो क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। हे महाराज आप कथा कहिए, तो इसमें भी हमारा हे महाराज के बाद क्या लग गया, अल्प विराम लग गया। देवियों और सज्जनों क्या आप लोग तैयार हैं के साथ, देवियों और सज्जनों के बाद हमारा क्या लग गया, अल्प विराम लग गया। तो दोस्तों हमारे क्या लग गया, व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जो हमारा अल्प विराम है उसका इसमें प्रयोग देखने को मिला है। फिर देखिएगा नियम 6 की बात करें तो दोस्तों, यदि किसी वाक्य में यह वह अब तब या तो आदि शब्द लुप्त हों तो वहाँ पर भी हमें अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब कहने का मतलब है गुरुजी कह रहे हैं कान लगाकर सुनो, इस वाक्य में कान से पहले वह शब्द लुप्त है। अच्छा, कान लगाकर सुनो, क्या क्या सुनो कान लगाकर, तो हमें पता नहीं है, तो शब्द लुप्त होने की बात वहाँ पर करी गई है। जैसे देखिएगा नियम 7 की अगर हम बात करें तो नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों के आरंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है। जैसे हाँ मैं विद्यालय का छात्र हूँ, तो दोस्तों अगर जब मैंने हाँ बोला तो हाँ के बाद, हाँ मैं विद्यालय का छात्र हूँ कहने के बाद जब हाँ बोला तो क्या लगा, हमारा अल्पविराम लगा। उसके बाद मैं विद्यालय का छात्र हूँ बोला गया। नहीं वह बहुत अच्छा लड़का है, सचमुच तुम उसे जानते हो, अतः हमें वहाँ जाना चाहिए। तो इन शब्दों में हमारा क्या लगा है, अल्पविराम का प्रयोग किया गया है, और किस आधार पर करा गया है आप लोग देख सकते हैं। अगर अब बात करें दोस्तों नियम 8 की, तो क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताना हो तो हमें उस संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं वाक्य गलत हो जाएगा, नहीं तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप देखिएगा, दो विद्यार्थी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए वे पढ़ने में अच्छे थे। अच्छा दोस्तों, अब क्या कहा गया कि जब हम प्रयुक्त किसी वस्तु विशिष्टता के अगर बोधक के लिए क्या कर रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से अगर किसी को बता रहे हैं, तो दो विद्यार्थी थे, उसके बाद हमने क्या किया, अल्पविराम लगाया, जो सड़क दुर्घटना में मारे गए, उसके बाद फिर आपका कॉमा लगा, वो पढ़ने में अच्छे थे। तो इसमें हमारा क्या किया गया, जो हमारा सर्वनाम माध्यम से बनता था उस समय हमारा जो संबंधवाचक सर्वनाम था उसमें अल्पविराम का प्रयोग देखने को मिल रहा है। बड़े भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वे नालंदा नवविहार में पढ़ाते हैं। अब जो बड़े भाई हैं उसके बाद हमने क्या लगाया, अल्पविराम लगाया। फिर कहता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके बाद हमारा अल्पविराम लगता है, वे नालंदा नवविहार में पढ़ाते हैं। ठीक हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा अल्पविराम तो कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने बेहतर समझा होगा। अब देखिएगा फिर बात करेंगे हम अर्धविराम की। तो दोस्तों अर्धविराम हमारा क्या होता है, जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं वहाँ पर हमारा अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों, क्या कह रहा है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्प विराम से कुछ अधिक समय, थोड़ा सा अधिक समय अल्प विराम से, लेकिन पूर्ण विराम से कम समय के लिए हम ठहरते हैं, तो वहाँ पर हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, सामान्यतः जब हम एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है तो हम वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा दोस्तों, अर्धविराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार हैं। देखिएगा, दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे बीए और एमए या फिर एलएलबी। अब हमने क्या कहा कि बीए एमए किया है, तो बीए एमए करने के बाद हम कॉमा न लगाकर वहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, यानी कि अल्पविराम न लगाकर हम वहाँ पर क्या करेंगे, अर्धविराम लगाएंगे। ठीक हो गया। फिर देखिएगा नियम 2 क्या कहता है कि अर्धविराम ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता। अच्छा दोस्तों, जिनको और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्पविराम लगाएंगे। तो देखिएगा क्या कह रहा है, यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा क्या लगा, अर्धविराम लगा, यह काटता है। अब हमने यहाँ पर क्या नहीं लगाया, और शब्द का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, हम और शब्द का प्रयोग करते तो फिर ये क्या बन जाता, अगर दोस्तों हम और शब्द का प्रयोग करते हैं तो फिर अल्पविराम के माध्यम से हम उसको देखते हैं। लेकिन क्या कहा गया, यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, उसके बाद हमने अर्धविराम लगाया, यह काटता है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। कल रविवार है और छुट्टी का दिन है,
घूमने चलेंगे, इस तरीके से भी हम इसका प्रयोग कर सकते थे। अगर और शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता, अल्पविराम के संदर्भ में उसको हम देख पाते। अब देखिएगा दोस्तों, अब आता है हमारा पूर्ण विराम। अच्छा, पूर्ण विराम होता क्या है, तो पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम चिन्ह को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, खड़ी पाई कहने का मतलब ये देखिएगा, ये खड़ी पाई होगी आपकी। साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद जी के अनुसार जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाता है। दोस्तों जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी सेंटेंस को लिखने के लिए, किसी वाक्य को लिखने के लिए उसकी समाप्ति कर देते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लोग इस तरीके से इसको याद रखेंगे। फिर देखिएगा, प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि सूचक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों, विस्मयादि सूचक के लिए हम इसके नीचे तालबिंदु लगा देंगे और प्रश्नवाचक के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। बाकी जितने भी हमारे वाक्य होते हैं वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ पर हमारा पूर्ण विराम लग चुका है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे होते क्या है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछने का बोध होता हो। अब जैसे, क्या आप प्रयागराज में रहते हैं। दूसरा है, नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई। तो दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, विस्मयादि बोधक या फिर आश्चर्य चिन्ह हमारे क्या होते हैं, तो मनोविकार सूचना सूचक शब्दों हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कहता है तो ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, यानी कि क्या किया, आश्चर्य किया, ओह बहुत कठिन समय चल रहा है। हे राम अब मेरा क्या होगा, यानी कि क्या किया उसने, विषाद किया, हे राम अब मेरा क्या होगा, तो वहाँ पर भी हमने किस चीज़ का प्रयोग किया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, निर्देशक चिन्ह क्या होता है, तो निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। अच्छा दोस्तों, मैंने बताया था आपको योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में हमने डिफरेंस देखा था। तो दोस्तों निर्देशक जो चिन्ह होते हैं हमारे, ये क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, किसके अपेक्षा, योजक चिन्ह की अपेक्षा। योजक हमारा थोड़ा सा छोटा होगा और जो हमारा निर्देशक है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक हो गया, ये किसके द्वारा कहा गया, हमारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, यानी कि नेताजी के द्वारा कहा गया। अब देखिएगा, कोष्टक को यदि अगर हम देखें दोस्तों, तो वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं लेकिन इस वाक्य के बीच में हमें क्या मिलता है, कोई उस वाक्य को समझाने के लिए बहुत अच्छी कोई ट्रिक मिलती है या फिर बहुत अच्छे कोई शब्द मिलते हैं, तो हम उसको किसके अंदर प्रयोग करते हैं, कोष्टक के अंदर उसका प्रयोग कर देते हैं, उसको बेहतर समझाने के लिए। ठीक हो गया। अब देखिए, लता मंगेशकर ने को भारत कोकिला कहा जाता है, यानी कि मीठा गाने वाली, तो भारत कोकिला उसको कहा जाता है। उस तरीके से समझाने के लिए कोष्टक के अंतर्गत उसको रख दिया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, उपविराम क्या होते हैं, तो दोस्तों उपविराम के लिए कहने का मतलब है, दो बिंदु आपके इस तरीके से आएंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, भगवान राम ने अनेक नाम हैं, जैसे रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन आदि। तो दोस्तों इसमें भी हमारा बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि क्या ये हमारे संज्ञा शब्द के रूप में देखे जाएंगे, तो आप लोग को भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही अगर बात करेंगे तो क्या है, भगवान राम के अनेक नाम है के बाद हमारा कौन सा चिन्ह लगा है, उपविराम चिन्ह लगा है। तो आप लोग आज के बाद उपविराम चिन्ह भी नहीं भूलेंगे। फिर देखिएगा, हंसपद की बात करें तो दोस्तों इसे त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक चिन्ह या फिर विस्मरण चिन्ह आदि नामों से जाना जाता है। त्रुटि कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हंसपद का प्रयोग करके उसको ऊपर पर या फिर नीचे की लाइन पर कहीं पर भी लिख देते हैं। तो देखिएगा, उसी चीज़ को क्या कहता है कि इसे त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह या फिर विस्मरण चिन्ह के नामों से भी जाना जाता है। है लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंसपद का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आपके पास है, मैं कल प्रयागराज जाऊंगा। अभय हिमांशु के घर शादी में गया, तो शादी में गया, अभय हिमांशु के घर घर में गया, तो घर में गया, मैं शादी में गया, तो शादी के लिए छूट गया, तो क्या लगा दिया, वहाँ पे हंसपद का प्रयोग करा गया है। वैसे मैं कल जाऊंगा, तो कहाँ जाऊंगा, तो प्रयागराज जाऊंगा, यानी कि इसमें हमारा क्या छोड़ा गया है, प्रयागराज को हंसपद के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। अब विवरण चिन्ह की बात करें तो दोस्तों विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि
दर्शाने का विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे वचन के 2 भेद होते हैं, सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं, तो इसमें हमारा विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो हमारा इस प्रक्रिया से दिखाया जाता है। अब दोस्तों लाघव चिन्ह को यदि अगर देखें तो इसे संक्षेप चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। किसी बड़े नाम या शब्द के संक्षेप में छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि शून्य के आकार का होता है। यह शून्य की लाघव के चिन्ह कहलाता है। लेकिन डॉक्टर को हमने क्या किया, इस तरीके से लिखा, वहीं हमने क्या लिखा, विश्वविद्यालय को हमने इस तरीके से लिखा और उत्तर प्रदेश को हमने इस तरीके से लिखा। तो जो बीच पे हमारा जीरो टाइप का हम जिसको दिखाते हैं, शून्य की तरह जिसको हम दिखाते हैं, उसी को हमारा लाघव चिन्ह कहा जाता है। यानी कि हम किसी क्या करेंगे, किसी शब्द की संक्षेप को छोटे भाषा में या फिर छोटे वाक्य में यदि अगर हम उसको लिखना चाहें तो हम उसका प्रयोग उस समय करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, उद्धरण चिन्ह हमारे क्या होते हैं, यानी कि उद्धरण चिन्ह एक तो सिंगल होते हैं, एक हमारे डबल होते हैं। ठीक हो गया। अब किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग या फिर अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों, उद्धरण चिन्ह कहें फिर अवतरण चिन्ह कहें, बात एक ही है। ठीक हो गया। अच्छा, उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं, एक तो एकहरा होता है, एक दुहरा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एकहरा क्या होता है, किसी अक्षर या शब्द का विशेष चल बल देने के लिए, सॉरी, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए एक हरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। अब विशेष शब्द के लिए बल देने के लिए हम एक हरे क्या करेंगे, जो अवतरण चिन्ह है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर देखें तो सौरभ चौबे बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है, हम इस तरीके से कर सकते हैं, सौरभ चौबे प्रसिद्ध इतिहासकार है। अगर दोहरा उद्धरण चिन्ह की बात करें तो किसी महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक हो गया। तो दोहरा जो उद्धरण चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा और एक हरा का कहाँ पर किया जाएगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा दोस्तों, योजक चिन्ह की यदि अगर हम बात करें तो योजक चिन्ह में हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। 2 विपरीत विपरार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, अमीर गरीब, लाभ हानि, शुभ अशुभ, पाप पुण्य या फिर लघु गुरु। आप इसको विलोम के मध्य भी कह सकते हैं। विपरार्थी कहने का मतलब विलोम ही समझ के चलिए। जैसे अमीर का गरीब है, दिन का रात है, तो इनके मध्य हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लत्ता कपड़ा, धन दौलत, जीव जंतु, रुपया पैसा, मान मर्यादा या फिर हाट बाजार, जो ऐसे शब्द भी आएंगे दोस्तों, साग पात, जो ऐसे शब्द, यानी कि एक तो क्या है कूड़ा कचरा, हम लोग क्या कहते हैं कि कपड़ा वपड़ा, जैसे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी खड़ी बोली के शब्द आ जाएंगे, और एक आपके अगर हिंदी के शब्द जैसे आ रहे हैं, जैसे लाभ हानि है, शुभ अशुभ, इस टाइप के जो शब्द हैं इन पर भी हमारा किसका प्रयोग किया जाएगा, ये भी हमारे योजक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, जब संज्ञा की द्विरुक्ति हो, अर्थात एक ही संज्ञा शब्द 2 बार आया हो, तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने घर घर कहा, गांव गांव, रोम रोम, राम राम, कण कण, बूंद बूंद, जो शब्द आएंगे दोस्तों, तो उनके बीच भी किसका प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जब 2 शब्दों में एक सार्थक एवं दूसरा निरर्थक शब्द हो, तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी वानी, रोटी बोटी, डंडा वंडा, अनाप शनाप, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, वही चीज़ इसमें दर्शा रहा है। फिर देखिएगा, अगर बात करें तो 2 संयुक्त क्रियाओं के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मारना पीटना, लिखना पढ़ना लिखना, खाना पीना, दौड़ना धूपना घूमना, या फिर हमारा नहाना धोना आदि। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो देखिएगा, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। इससे पहले मैं आपको बेहतर तरीके से समझा चुका हूँ। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे की वीडियो जरूर देखें, उसमें आप लोगों को ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मूल दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, हमारे सजातीय स्वर भी कहते हैं। संयुक्त दीर्घ दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर या फिर मिश्रित स्वर भी कहते हैं। भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। और वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अक्षर, ज्ञ और स्र हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। य और व को हमारा अर्धस्वर कहा जाता है। हिंदी शब्दकोश में अंक और अह वर्ण से पहले आते हैं, इन्हीं को हमारा क्या कहा जाता है, अयुग्वाह के नाम से भी जाना जाता है। ईह, ई एवं री स्त्रीलिंग वर्ण है, जो शेष सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि हमारे जो स्वर होते हैं उसमें से ईह, ई और री हमारे स्त्रीलिंग होंगे, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पुल्लिंग होंगे। अंग, यो, अण, न, म हमारे क्या होते हैं, नासिक के वर्ण होते हैं, अतः इनका उच्चारण स्थान नासिक के
से भी होता है, इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिएगा ह काकल्य वर्ण है दोस्तों, ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। जो ह है हमारा एक काकल्य वर्ण है, इससे पहले पूछा गया है। अनुस्वार अंक एवं विसर्ग अह का वर्ण होता है। वर्णों के उस समूह को जिसमें निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। आ उ ई मूल स्वर है। ठीक हो गया। आ उ और ई जो हमारे आ ई उ जो है ये हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ए ऐ हमारे कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु के वर्ण है, इनका उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। ओ औ कंठोष्य हमारे क्या है वर्ण है, इनका उच्चारण हमारा कंठ और ओष्ठ से मिलकर होता है। वहीं व का उच्चारण हमारा दंतोष्ठ या फिर दंत और ओष्ठ से मिलकर देखने को मिलता है। तो देखिएगा दोस्तों, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे रॉ हमारा वत्स से निकलता है, जब हम रॉ बोलते हैं तो रॉ बोलने के लिए यानी कि वत्स रॉ रॉ, ठीक हो गया। रॉ बोल रहे हैं तो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वहीं अगर लुंठित सघोष एवं अल्पप्राण व्यंजन है। फिर देखिएगा लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह के मान लिए जाते हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि या द्वितीय हो जाए तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहलाते हैं, जैसे दिक्कत, प्रसन्नता, दिल्ली आदि। ठीक हो गया। हिंदी शब्दकोश में अक्ष वर्ण क वर्ण के बाद आता है, क्योंकि अक्ष एक संयुक्त वर्ण है जो कि क हलंत षटकोण श वर्णों के योग से बनता है। ठीक हो गया। इसी प्रकार त्र वर्ण त के बाद, ज्ञ वर्ण ज के बाद, वहीं स्र वर्ण तालव्य श के बाद आता है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक हो गया। फिर देखिएगा दोस्तों, लिखने के दौरान किसी प्रकार के अक्षर छूट जाने के संकेत को हंसपद कहते हैं। अच्छा दोस्तों, विराम चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हमारे देखने को मिल रहे हैं। कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है और ये किस भाषा से लिए गए, तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए, ऐसा कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार कहा गया था। यदि संज्ञा की द्विरूपति हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम राम, बार बार आदि। हंसपद को त्रुटि विराम, त्रुटिबोधक चिन्ह एवं विस्मरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग ठहरना या फिर रुकने के लिए किया जाता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ पर क्या लग जाएगा, हमारा पूर्ण विराम लग जाएगा। अच्छा, योजक चिन्ह हमारा कैसा होता है, एक सामासिक चिन्ह के रूप में भी इसको देखा जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह रुकना या ठहरना होता है। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जो योजक चिन्ह है दोस्तों हमारा इस टाइप वाला योजक होता है, ये हमारा निर्देशक होता है। तो जो योजक चिन्ह है दोस्तों, इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में देखने को नहीं मिलता है, ऐसा अगर आप लोग ध्यान रखेंगे। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पुनरुक्ति कहने का मतलब है जिनका दो बार, जैसे धीरे धीरे, चल चल, इस तरीके के जो शब्द आएंगे पुनरुक्ति वाले, उनके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। पुस्तक, समाचार पत्र लेखन व शीर्षक, किसी का उपनाम आदि लिखने के लिए इकहरे दुहरे हमारे जो उद्धरण चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, संधि, कथन एवं कहावत आदि को लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जैसे संधि है, कोई कथन है, उसको लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी दिए गए हैं। जैसे इसमें आप लोगों को पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी वर्ण स्त्रीलिंग है, तो मैंने आपको बताया था कि जो तीन वर्ण हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, स्त्रीलिंग हैं, तो हमारे इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ई और जो हमारा री है ये तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जो नहीं है दोस्तों वो हमारा ऊ है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन एक उच्चारण तालु से होता है, तो दोस्तों तालु से चौ वर्ग हमारा कहाँ से निकलता है, तालु से निकलता है। तो चौ छ जौ झ हमारे कहाँ से निकलेंगे, तालु से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लुंठित ध्वनि हमारा किस में आती है, लुंठित ध्वनि हमारी या फिर प्रकंपन ध्वनि हमारी किस में आती है, रॉ में आती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा ओष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है, तो दोस्तों पौ। अगर आप पौ बोलेंगे तो ऊपर का होंठ नीचे के होंठ को आपका स्पर्श कर रहा है, साथ ही स्पर्शी व्यंजन होने के साथ साथ ही अल्पप्राण अघोष वर्ण भी इसमें देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है, तो दोस्तों युग्मक ध्वनि हो जाएगी। जैसे हमने दिल्ली कहा, सम्मुख कहा, ठीक हो गया, संपन्न कहा। फिर देखिएगा य किस प्रकार की ध्वनि है, तो दोस्तों य, र, ल, व,
तो यो हमारे किसकी है, तालव्य से निकलने वाली ध्वनि है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने राजपाल सिंह सीरीज जो बुक है उससे लगभग सेकंड चैप्टर जो हमारी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह थे उसको कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही प्रयास करेंगे कि हम नए जो चैप्टर हैं उनको भी शुरुआत करें और बहुत जल्द इस जो बुक है इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आप लोग निरंतर हमारे साथ बने रहिएगा। हम हिंदी के जितने भी टॉप मोस्ट इसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर जो सीरीज हैं वो तो हमने बना चुके हैं, साथ साथ में जो थ्योरी सीरीज है दोस्तों उसको भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।